स्टार्ट करते हैं भाई। तो वेक्टर्स के अंदर पहली चीज तो एक ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, टोटल मिला के मेरे पास में 2 चैप्टर है। टोटल मिलाकर के 2 चैप्टर है। एक है वेक्टर्स, ठीक है, और एक है 3D, ठीक है। 3D की अगर मैं बात करूं तो 3D से क्वेश्चन में 2 टाइप बन जाते हैं। एक बनता है लाइन और एक बनता है हमारे पास में क्या, प्लेन, ठीक है। ये तब तक नहीं आएगा जब तक वेक्टर्स नहीं आएगा। अब मुद्दा ये है कि चाहूं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट डायरेक्ट वेक्टर्स वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो कर सकते हैं अपन, हाँ कि ना। बट बात ये डायरेक्ट वेक्टर्स वाले क्वेश्चन पे आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा तो उससे क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा भी एक लेवल ऊपर हो गया तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे अपन, पहले वेक्टर्स पूरा जो एनसीईआरटी का है वो भी करेंगे साथ साथ में और एनडी का भी कर लेंगे। समझेंगे बात को। तो वेक्टर्स के अंदर अगर मैं टोटल बोलूं तो दो चार चीजें जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर आता है एनडी के पेपर में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो आता है प्रोजेक्शन, जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तीसरा आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड चौथा आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मेनली तो क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है, बट ये सब जानने के लिए पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर जानना पड़ेगा। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं। मेनली क्वेश्चन इन 4 कंसेप्ट के ऊपर आता है वेक्टर्स में, ठीक है। अब सुनना है आपको सब लोग, आगे सुनना। मुद्दे की बात करता हूं मैं। यहां पे पहला जो पॉइंट है कि वेक्टर्स हैं क्या। देखो फिजिक्स में जो हम लोग इस साल वेक्टर पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, वो वेक्टर्स कैसे थे कि एक क्या बोलते हैं फोर्स है, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है। बट फिजिक्स में जब अपन वेक्टर लगाते हैं और यहाँ मैथ्स में जो वेक्टर करेंगे थोड़ा सा अंतर है दोनों में। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके दिखाना उनके फोर्स से, वर्क से, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है अभी। सुनना आपने। तो सबसे पहली चीज नंबर 1, हमारे पास में टोटल ग्राफ पे अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2 एक्सेस है, मान लो 1 2, ये 2 एक्सेस है। और यहाँ पे एक पॉइंट है कोई तो भी, दैट इज 2,3, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए। तो ये पॉइंट एक वेक्टर कहलाएगा कब, जब मैं ये जो 2,3 है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कभी भी कोई चीज का अगर कोई चीज मेजर करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो 2,3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ओरिजिन। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितना है 2, वाई एक्सिस पे कितना है 3। तो ओ ए वेक्टर कितना हो गया, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। मीन्स अगर एक ग्राफ लिया, ग्राफ पे अगर मैंने पॉइंट मार्क किया यहाँ पे -1,1, ग्राफ पे पॉइंट है ये -1,1, और अगर ओरिजिन से मैं देखूं और लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ओ, तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू -1i कैप प्लस j कैप, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं। इस बार मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज 0,5, तो इस वेक्टर की वैल्यू हो गई, इसको सी पॉइंट नाम दे दो, ओ ओरिजिन है। तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 5j कैप, और तुम सिर्फ 5j कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज समझना आगे, इस चीज को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद रखना, मुद्दे की बात कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, 2 मिनट रुको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है उसको जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ये पॉइंट लिया सम a, b, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन है, ओरिजिन इज 0,0, ठीक है। इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं r वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप प्लस b j कैप, ठीक है। अगर किसी ने बोला एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है मेरा 5,0 और ये o वेक्टर, o पॉइंट, a पॉइंट, तो o a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5i कैप प्लस 0j कैप, ठीक है।
किसी ने बोला कि पॉइंट यहाँ पे कहीं है, इधर पे लेट सपोज 0, -3, दिस इज O पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, ठीक है। तो OC वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0 i कैप -3 j कैप, ठीक है। लिखो उसको। इसके आगे देखना भाई, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास में 3 एक्सिस होगी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो सिंपल सी बात है एक और पॉइंट बच जाएगा। मतलब हमारे पास में 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कोई पॉइंट है दैट इज 1, 2, 3, ठीक है। तो r वेक्टर जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर आएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर आएगा r वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। कोई पॉइंट यहां पे है भाई दैट इज 1, -2, -3, तो r वेक्टर विल बी इक्वल टू, भाई ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, x एक्सिस पे 1 का डिस्टेंस है, y एक्सिस पे -2 का, z एक्सिस पे -3 का, तो ये आ जाएगा i कैप -2j कैप -3k कैप, सिंपल। तो ये हो गया मेरा एक वेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूं, सुनना आप सभी। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि पॉइंट जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अगर मैं तुम लोग को बोलूं अब एक चीज ध्यान देंगे आप सब लोग, ये एक पॉइंट है ए वेक्टर, ए पॉइंट है दैट इज सम 1, 2 ले लेते हैं। ये एक पॉइंट है यहां पे दैट इज 5, 1, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया तुम्हारा, ये हो गया ओ बी वेक्टर। भाई वेक्टर हैज डायरेक्शन, तो भाई ओ से लेके ए की ओर ओ ए वेक्टर, ओ से लेकर के बी की ओर ओ बी वेक्टर, ठीक है भाई। मैं चाहता हूं कि मेरे को ए बी वेक्टर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ए बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए टू बी, दैट इज ए टू बी, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर ये है दैट इज 5 i कैप प्लस j कैप, ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर कितना, i कैप प्लस 2j कैप, तो दैट इज i कैप प्लस 2j कैप, तो दैट इज 5 - 1 4 i कैप, j माइनस 2j माइनस j कैप, समझे क्या। मीन्स अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं मेरे को, अगर ऐसे मैं बोल देता हूं कि एक पॉइंट ये रहा मेरे पास में दैट इज x1, y1, और एक पॉइंट यहां पे है x2, y2, एंड दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, कोई भी क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को a b वेक्टर चाहिए, तो दिस इज o a वेक्टर। अगर पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, जैसे कि 1, 2 दिया है, तो भाई o a वेक्टर तुम अपने आप से बना सकते हो i कैप प्लस 2j कैप। अगर o b वेक्टर दिया तो 5 i कैप प्लस j कैप अपने आप से बना सकते हो। तो अगर किसी ने o a वेक्टर दिया हुआ है तो o a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर o b वेक्टर ये है दैट इज x2 i कैप, o b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो a b वेक्टर इज इक्वल टू o b वेक्टर माइनस o a वेक्टर। इसको ऐसे मान लो, फाइनल पॉइंट a से b की ओर जा रहा है a b वेक्टर, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट दैट इज o b वेक्टर माइनस o a वेक्टर, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। मतलब o b वेक्टर में से o a वेक्टर को माइनस किया, तुम्हारे पास में a b वेक्टर की वैल्यू होगी। ये क्यों आई इसको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों आया, o b वेक्टर माइनस o a वेक्टर। अभी के लिए ये चीज याद रखो कि a पॉइंट से b पॉइंट पे जा रहा है, तो उस a b वेक्टर की वैल्यू होगी फाइनल वाला पॉइंट का वेक्टर o b वेक्टर माइनस o a वेक्टर। लिखो इसको। हाँ भाई, तो क्वेश्चन अभी ये है कि जो हमारे फॉर्मूला आया है यहाँ पे कि ये ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये आया कैसे। तो क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, if these are the two sides of a triangle, then the resultant will be given by the third side of the triangle but in the opposite order। हाँ कि ना। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है if two vectors represents the two sides of a triangle, then the third side will give the resultant but in opposite direction। हाँ या ना। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का जो एक मतलब पहले से गिवन है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू a प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी।
तो चेक करो OA वेक्टर एंड AB वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन एंड OB वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, OA वेक्टर प्लस A टू B AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, बोल सकता हूं मैं ये चीज। देयरफॉर AB वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर की। एंड इसी चीज को हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं कि A से B पॉइंट पे जाना है मतलब AB वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो OB माइनस OA। बट एक्चुअल में ये चीज आई कहां से थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। समझे क्या बात को सब लोग। चलो अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप सब लोग। तो मैथ्स में हम लोग को सिर्फ ये याद रखना कि AB वेक्टर मतलब कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वेक्टर दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म बात, ठीक है। चलो अब मैं आगे की बात करता हूं, सुनना है। तो एक वेक्टर डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एक पॉइंट है मेरे पास में, पॉइंट A 2, 1, -3, पॉइंट B 2, 1, 6 या 2, 3, 6 ले। तो भाई OA वेक्टर कितना होगा, OA वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 कैप। और OB वेक्टर कितना होगा, OB वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब किसी ने पूछा AB वेक्टर निकालो, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू OB माइनस OA, तो 2 माइनस 2i कैप, 2 माइनस 2i कैप, 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 j कैप, 6 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 k कैप। तो ये आंसर आ गया 0i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप। सिंपल। अगर कोई बोलता है BA वेक्टर दैट इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू OA माइनस OB, करो भाई 2 माइनस 2i कैप, j माइनस 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 j कैप, भाई 1 माइनस 3 माइनस 2 j कैप, माइनस 3 माइनस 6, तो प्लस माइनस 3 माइनस 6 k कैप। तो कितना आ गया है 2 माइनस 2 0i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 9 k कैप। चेक करो ये दोनों अपोजिट हैं, दीज आर अपोजिट, देयरफॉर आई कैन से AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA वेक्टर। कैसे, एक ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ये रहा A, एक पॉइंट ये रहा B, दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OB वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज AB वेक्टर। अगर इधर की ओर आएगा, आई रिपीट, इधर की ओर डायरेक्शन है तो दैट इज AB वेक्टर, मतलब A टू B, और अगर इधर की ओर डायरेक्शन है मतलब BA वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर में एक चीज होती है जो उसकी लेंथ बनाते हैं हम लोग ग्राफ पे, वो उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाती है। माने इसका मैग्नीट्यूड AB का और BA का मैग्नीट्यूड इतना ही है, बट एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, मींस उनका डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA वेक्टर। अगर मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA वेक्टर। ठीक है भाई, लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि एक वेक्टर क्या होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो ग्राफ पे अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो जो वेक्टर बनेगा दैट इज पोजीशन वेक्टर। और अगर दो पॉइंट दिए हुए ए और बी, उससे ए बी वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये हमने अभी तक डिफाइन किया। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आता हूं थोड़ा सा आगे। लेट सपोज एक वेक्टर तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, लेट सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अगर पहले मैं सिर्फ 2D में लेता हूं, टू डायमेंशन का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक ग्राफ बनाया, यहां पे पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब इस वेक्टर को बनाओ तो सिंपल सी बात है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो तो ये बन गया वेक्टर। ठीक है, अब कोई पूछता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ कितनी है इस वेक्टर की। तो खुद सोचो, x, y का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, तो ये वेक्टर है r। तो
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉड्यूलस के अंदर। मॉड्यूलस का मतलब है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, क्यों वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना मान लो थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज वाई बाई एक्स। क्लियर है? देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। समझा? चलो ये तो हो गई 2D की बात। ठीक है, तो 2D में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज हम लोगों ने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सीखी हुई है कि ए प्लस बी है, आई आयोटा बी रहता है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। सेम चीज है ये। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी 2D की बात। बात करते हैं 3D में। 3D में एक अलग ही चीज आती है, सुनना यहाँ पे। एक आर वेक्टर है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, यहीं पे एक चीज और देखते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आगे सुनना आप। एक ये वेक्टर जो है एक्स कॉमा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये एक वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, यहां से 90 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा इज एंगल बिटवीन this vector and x-axis and beta is angle between this vector and y-axis। ठीक है भाई, अल्फा इज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड x-axis, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं बीटा। सिंपल सी बात। जो ये वेक्टर x-axis के साथ में एंगल बना दैट इज अल्फा, यहां पे जो बना रहा है दैट इज बीटा। खुद सोचो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, तो x डिवाइडेड बाय r। cos बीटा कितना आएगा, cos बीटा इज इक्वल टू y। ये वैल्यू को अगर मैं y एक्सिस पे लेके जाऊंगा तो सेम ऐसा बनेगा, ये y बनेगी, ये x, तो cos बीटा इक्वल टू y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, दैट इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एक 2D वेक्टर के लिए आई रिपीट, दोबारा रिपीट करता हूं सेम चीज, सुनना आप सब लोग। एक कोई भी वेक्टर है 2D में, 2D मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो 2D में एक वेक्टर है, दोबारा देखते हैं, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये वेक्टर ऐसे ज्वाइन किया मैंने, यहां पे एंगल बना अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड ये आर वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये आर वेक्टर है, 2 मिनट जाओ, ये आर वेक्टर है, ये लेंथ कितनी होगी x, ये लेंथ कितनी होगी y, इसको ऊपर की ओर पैरेलल लेके जाएंगे, y ये लेंथ भी y होगी, ये लेंथ x होगी। लेट्स सपोज ये एंगल बना रहा है अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस। ठीक है, चलो भाई, और अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री है तुमको भी पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यों लिख रहा हूं मैं वहां पे, क्योंकि मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, r वेक्टर है, मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r। cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। और मैंने अभी एक चीज समझाई कि अगर r वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस से। अच्छा जी, तो आ जाओ यहाँ पे, देयरफॉर cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। cos बीटा कितना आ गया, दैट इज y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड करना एक बार, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है,
तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब ऐड किया प्लस y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करो, दोनों का स्क्वायर खोलूंगा रूट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया y। मींस एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड विद वाई एक्सिस, उनका कॉसेक लिया, कॉस लिया सॉरी, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और उनके स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू 1, और इनको हम लोग बोलते हैं डी सी, डायरेक्शन कोसाइंस। ये लिखवाता हूं ये चीज मैं, क्या ये बात समझ में आई सब लोग को? इसको नोट करके रखेंगे, देखो इसको पहले तो, हाँ भाई आगे की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप सब लोग। तो इसी चीज को अगर हम लिखेंगे छोटे में करके, तो ध्यान देना, बात ये डेरिवेशन में सिर्फ 2D के लिए कर पाऊंगा, क्यों? 3D के लिए डेरिवेशन करना मुश्किल हो जाता है बोर्ड पे, चीजें दिखाई नहीं देती, 2D में दिखाई देती है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर एक r वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंगल जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये तो हो गई एक बात इसकी, ठीक है, ये हो गई एक बात। अब इसके अगर आगे की बात करूं मैं तुम्हारे साथ में, तो डीसीज पहले तो एक चीज और बताता हूं, चलो भूल गया बताना। लेट सपोज अगर एक वेक्टर है ये, दैट इज एक्स कॉमा वाई, तो एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ कितनी है भाई? एक्स, और वाई एक्सिस पे इसकी लेंथ कितनी है? वाई। इनको बोलते हैं डी आर, डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको? डी आर, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इफ दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उनके डी आर दैट इज डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई, अगर 2D में चल रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। डीसीज दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। अल्फा इज एंगल with x axis, beta is angle with y axis. now cos alpha is equal to, cos alpha का फॉर्मूला होगा x अपॉन मॉड ऑफ r, दैट इज x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। cos बीटा का फॉर्मूला होगा y अपॉन मॉड ऑफ r, दैट इज x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y अपॉन, और हरदम एक चीज होगी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब डीसीज के स्क्वायर का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। आई रिपीट, डीसीज के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू 1। लिखेंगे इस चीज को, चलो। तो ये चीजें हमने जो डिफाइन की, ये कि 2D के लिए, बट पेपर में 2D का क्वेश्चन आएगा नहीं, पेपर में आता है 3D। तो सिंपल सी बात है, डिराइव किया हम लोगों ने 2D के लिए, इसी चीज को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे किसके लिए? 3D के लिए। कैसे? तो समझना यहाँ पे। लेट सपोज आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खत्म बात, आगे ये चीज। नाउ डायरेक्शन रेशियोज, डी आर, डायरेक्शन रेशियोज आर एक्स, डायरेक्शन रेशियोज आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई किसके अलोंग है? वाई एक्सिस, जेड किसके अलोंग है? जेड एक्सिस। खत्म बात। नाउ डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज आर, अब देखो यहां पर 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा,
तो मेरे पास में 3 डीसी आएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो डीसीज आर कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड आर, दैट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। cos gamma that is equal to z upon magnitude of r, that is equal to z upon root of x square plus y square plus z square। और इसको कई बार बोलते हैं, इस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं l, इसको बोलते हैं m और इसको बोलते हैं n, समझे? l m n नाम दिया जाता है इनको। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चेक करो खुद, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर आएगा वाई स्क्वायर, नीचे का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे, तीनों का एलसीएम सेम आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, वाई स्क्वायर अपॉन दिस, जेड स्क्वायर अपॉन दिस, आंसर कितना आएगा 1। मींस याद रखो सम ऑफ squares of DCs, sum of squares of DCs is equal to, is always equal to 1। समझा क्या? सेकंड चीज, ये DC है, इसका नीचे का पार्ट सेम है, DC इसका और DC इसका, तीनों DCs का नीचे का जो पार्ट है वो सेम है। इसका मतलब आप बोल सकता हूं L इज प्रोपोर्शनल टू X, M इज प्रोपोर्शनल टू Y एंड N इज प्रोपोर्शनल टू Z। मतलब एक चीज पता लग गई, DCs आर प्रोपोर्शनल टू DRs। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं दोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज। समझा गया बात को? देखेंगे जल्दी से इसको। तो इसके आगे की बात करता हूं। तो ये जो मेन फॉर्मूला है ना जो पेपर के अंदर आते हैं वो स्टार्टिंग में करवा दिए। अब कुछ बातें और सुन लेना यहाँ पे सब लोग। ध्यान देना। सबसे पहली चीज, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ भी नहीं है, दो तीन टाइप के वेक्टर सुनना यहाँ पे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्यों पेपर में कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना और नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं टाइप में, यूनिट वेक्टर है या नेगेटिव ऑफ वेक्टर या फिर कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इस तरीके से होता है। तो नंबर 1 जीरो वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूं, whose magnitude is 0। a vector whose magnitude is 0 मतलब r vector equal to 0 i cap प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। एक ऐसा वेक्टर जिसका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों 0 होंगे, दैट इज जीरो वेक्टर। नेक्स्ट नंबर 2 कोइनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, दोज आर नोन एज कोइनिशियल वेक्टर। मींस जैसे कि एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर और इधर, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो ये वेक्टर हुआ AB वेक्टर, ये वेक्टर हुआ AC वेक्टर। तो AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज ग्राफ है, यहां पे पॉइंट है मेरा 1,5, यहां पे पॉइंट है मेरा -1,1 और यहां पे पॉइंट है मेरा लेट्स सपोज 8,1। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट, ये एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा। तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C। तो AB वेक्टर कितना, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर इज AB, सॉरी ये पॉइंट B है ना, ये B है और ये C है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OA। तो -1 -2 i कैप, 1 -5 -4 j कैप। एंड AC वेक्टर
AC vector is equal to OC minus OA, that is 8 minus 1 7 I cap, 1 minus 5 minus 4 J cap. तो these are co-initial vectors. क्यों? क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम. समझे क्या? तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है दोज आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो. ठीक है, आगे की बात करता हूं. अगला आता है कोलिनियर वेक्टर्स. नंबर 3 कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका? डायरेक्शन इज सेम बट magnitude is डिफरेंट. ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिफरेंट होगा. अब इसके आगे की बात करता हूं, सुनना है इसका मीनिंग क्या होगा, इस चीज का मीनिंग क्या होगा समझना है आप सभी. लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने बोला एक वेक्टर है. अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं. इफ टू वेक्टर्स A vector and B vector are parallel bracket collinear, then they can be expressed as A vector is equal to lambda B vector. मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स का लैम्डा टाइम्स है. जैसे कि मैंने बोल दिया A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप. मैंने बोल दिया B वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप. तो तुम लिख सकते हो भाई कि जो B वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर. चेक करो, B वेक्टर जो है B वेक्टर, वो अगर इसको 3 गुना कर दूंगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो B वेक्टर 3 टाइम्स है A वेक्टर के. दैट मीन्स दीज आर पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स. एक और लिख लेता है. A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. B वेक्टर इज इक्वल टू 9i कैप या 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप. तो चेक करो, मैं लिख सकता हूं B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर. मीन्स B वेक्टर जो है इसको जब मैं माइनस 2 से इंटू करूंगा पूरे को तो मेरा ये बनेगा. तो इसको अगर माइनस 2 से इंटू करूंगा तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 6, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4. तो B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर. समझे? देखेंगे इसको. तो भाई ये हो गए हमारे पास में कुछ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर हो गए. अब सुनना इसके आगे एक चीज और होती है. कोइनिशियल हो गया, कोलिनियर हो गया, ठीक है, जीरो वेक्टर हो गया. मुद्दे पे आता हूं. जो सबसे ये जो कोलिनियर वाला वेक्टर है ना, ये पेपर में एक तो कई बार आता है, ठीक है, और एक चीज है नेगेटिव ऑफ वेक्टर. ये तो ठीक, इक्वल वेक्टर छोड़ो उसको. मुद्दे की बात पे आता हूं. पहले इक्वल वेक्टर बता ही देता हूं. चलो, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. Two vectors are said to be equal if number 1 their magnitude, number 2 their direction are same. दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. इस चीज का मीनिंग क्या है समझना है आप सब लोग. लेट्स सपोज ऐसा है, ठीक है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं 1,5 और यहां पे पॉइंट है 4,8,
मान लेते हैं ये पॉइंट है 1,3, ठीक है, और यहां पे पॉइंट है 4,6। अब ये ए है, ये बी है, तो बताओ ए बी वैक्टर कितना होगा। तो ध्यान देना, ए बी वैक्टर स्टार्टिंग में हमने बात की, दैट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी मतलब 4i कैप प्लस 8j कैप, ओ ए मतलब i कैप प्लस 5j कैप। तो ओ बी माइनस ओ ए 8 माइनस 5, 3i, सॉरी मेरी गलती, एक्स एक्सिस वाला, 4 माइनस 1 3i कैप, 8 माइनस 5 प्लस 3j कैप। तो ये ए बी वैक्टर आ गया। मैं इस पॉइंट को सी नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं डी, सी डी वैक्टर। चेक करो, तो सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3i का प्लस 6 माइनस 3j का। और देखो ये चीज, दोनों के दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम है। दीज आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। जब तक क्या बोलते हैं दो पॉइंट है उनमें ये चीजें सेम रहेगी, मतलब पूरा का पूरा वेक्टर सेम दिखता है, तभी वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स, वरना वो कहलाएंगे नहीं। सिर्फ ये नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स, नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो कहलाएंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर। मेरी मानो तो x x के इक्वल होना चाहिए, y y के इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर दे आर इक्वल वेक्टर्स। समझे क्या बात को? समझे? बता दूं? चल, लास्ट टाइप का जो वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर। अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, और यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। चलो आ जाओ। सबसे मेन चीज यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यूनिट वेक्टर का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्या बताता है ये? यूनिट वेक्टर का हरदम मैग्नीट्यूड नाम से आ रहा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ any unit vector is always 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हरदम कितना होगा? 1 होगा। नंबर 2, यूनिट वेक्टर shows direction of vector, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये दो चीजें बताता है। अब मेरी भाषा में अगर इसको बोलो तो एक ट्रेन है, लेट्स सपोज एक ट्रेन है जिसका इंजन है यहाँ पे, ठीक, उसके पीछे पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, एंड ऐसे और 4 डब्बे लगे हुए हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो आंसर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 का। 1 2 3 4 5। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 का। बट मेरे को क्या करना है? मेरे को इसका मैग्नीट्यूड 1 का बनाना है, बट डायरेक्शन पता रहना चाहिए। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड 1 का, और बाकी डब्बे हटा दो यहां से। डायरेक्शन कौन दिखा रहा था पूरी ट्रेन को? डायरेक्शन दिखा रहा था ट्रेन का पहला इंजन जो होता है। तो डायरेक्शन पहला इंजन जो पहले नंबर पर लगा था, इंजन दिखा रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, जो कि क्या दिखाता है? डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब एक बात बताओ, पूरा यूनिट वेक्टर है, मतलब सॉरी पूरा वेक्टर है, उससे तुमको 10 है, मतलब अगर 5 डब्बे हैं, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड है 5 का, ठीक है, इन सम डायरेक्शन, कुछ तो डायरेक्शन है इसका। ये हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड है 5 का और उसका कुछ तो भी डायरेक्शन है। डिवाइड कर दो उसको उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड से जैसे डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड कट गया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और 1 यूनिट का इन सम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन वही रहेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कितने का बन गया? 1 का बन गया। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे देखूं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, समझना आता है। लेट सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और लेट्स 3i कैप प्लस 4j कैप, या फिर ले लेते हैं i कैप या 4i कैप प्लस 4√3j कैप। मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो चेक करो,
4 आई कैप प्लस 4 रूट 3 जे कैप, मैंने बना दिया गया यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया 4 कॉमा 4 रूट 3, क्योंकि जो वेक्टर है 4 आई कैप प्लस 4 रूट 3 जे कैप। देखो एक चीज याद रखना, मैं सब में सिर्फ आई जे ले रहा हूँ, के नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये के लिए भी वैलिड है ये सारी चीजें। क्यों? आई और जे में ऐसा है कि बेसिकली हर एक चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना करके इजीली प्रूव कर सकता हूँ, फिर उसको के लिए एक्सटेंड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ध्यान देना आप। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर दिया हुआ आई 4 आई कैप प्लस 4 रूट 3 जे कैप, तो मैंने एक्स एक्सिस पे 4 लिया, वाई एक्सिस पे 4 रूट 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को करना क्या था, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड है कितना इसका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला क्या आता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो दैट इज रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 4 16 थीटा प्लस 48, कितना आ गया रूट ऑफ 64, तो मैग्नीट्यूड आ गया कितने का, 8 का, हाँ कि ना। तो 8 का मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये 8 का मैग्नीट्यूड आ गया। टोटल मैग्नीट्यूड अगर मैं इसकी लेंथ नापूंगा ना, तो ये टोटल लेंथ 8 की आएगी, 8 यूनिट्स की लेंथ आएगी। मीन्स अगर ग्राफ तुमने 1 सेंटीमीटर का बनाया ना, ग्राफ 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग की है, तो अगर ये 4 की मार्किंग है, 4 रूट 3 की लेंथ है, तो ये जो लेंथ आएगी कितने की आएगी, 8 की आएगी। मेरे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ये वाला जो पॉइंट है, इतना सा वेक्टर जो है, ये जो एक लंबाई का वेक्टर आया ना, तो ये पॉइंट कितना होगा, मेरे को ये निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो खुद सोचो। ये एक बड़ा वेक्टर है, ये लेंथ है 4 की, ये लेंथ है 4 रूट 3 की, 4 रूट 3 की, ये लेंथ है 4 की, ये लेंथ है 4 रूट 3 की। ये लेंथ आएगी अगर कुछ तो भी, कितनी भी आएगी मुझको नहीं पता, ये लेंथ कितनी भी आएगी मुझको नहीं पता। टोटल लेंथ कितने की थी, ये 8 की, ये टोटल लेंथ कितने की है, 1 की। इतना मेरे को पता है कि ये वाली जो लेंथ है, छोटी सी लेंथ, ये कितने की है, 1 की। अगर सिमिलर ट्राइंगल तुमने पढ़ा हुआ है, तो सिमिलर ट्राइंगल की वजह से दिस अपॉन दिस, मतलब 1/8 इज इक्वल टू, इसका जो y है, y अपॉन 4 रूट 3, 1/8 y अपॉन 4 रूट 3 इज इक्वल टू x, इसको मैं x बोल रहा हूं, x अपॉन 4। चेक करो कि y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा रूट 3/2। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। मीन्स ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, x की वैल्यू 1/2 कॉमा रूट 3/2। मीन्स ये जो वेक्टर है, ये कितना बनेगा, 1/2 आई कैप प्लस रूट 3/2 जे कैप बनेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, क्या ये 1 आ रहा है, करो इसका रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, तो दैट इज रूट ऑफ 4/4। चेक करो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स हमने इस पूरे वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड 8 था, उसका एक पार्ट निकाल दिया, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ओरिजिन से, जो स्टार्टिंग पार्ट है वो निकाल दिया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब चीज देखो, इससे अगर हम लोग निकालते हैं इसका एंगल निकालते हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू b अपॉन ए, तो 4 रूट 3 अपॉन 4, कट के एंगल आ गया रूट 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इससे निकालो एक बार, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया रूट 3, अगेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स बोलना चाहता हूं कि दोनों से जो आंसर आया वो सेम आया। क्लियर है? मीन्स ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 का है और इसका मैग्नीट्यूड कितने का है, 1 का है। समझे क्या बात को? एक बार दोबारा देखते हैं, सेम कंसेप्ट दोबारा समझाता हूँ, सुनना है, दोबारा सुनना इस चीज को। यूनिट वेक्टर के बारे में पहले समझा रहा हूँ कि है क्या चीज वो, उसके बाद में फिर हम लोग क्या, इसका फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, समझना है आपको। लेट्स सपोज एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पे एक पॉइंट है मेरे पास में, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। इस बार मैं लेता हूं a, b, ठीक है। तो दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज b, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये पूरी लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे ना। तो ये पूरी लेंथ आ गई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट मैं तो पूरी लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसके एक पार्ट में इंटरेस्टेड हूं, इतने से पार्ट में।
जो कि इसका एक हिस्सा है, इस पूरी लेंथ का जो एक हिस्सा है, मैं उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, यूनिट लेंथ में इंटरेस्टेड हूँ कि ये पॉइंट कितना आने वाला है, मेरे को ये पता करना है। चलो भाई, तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया y, इसको इस लेंथ को मैंने बोल दिया x। अभी जो बड़ा ट्राइंगल है और जो छोटा ट्राइंगल, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हाइपोटेनियस अपॉन इस बड़े वाले की हाइपोटेनियस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब y इस वाले की परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय b। आगे तीसरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन a। इधर से y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे मीन्स ये जो लंबाई है x की वैल्यू वो ये रही, ये जो लंबाई है y वो वैल्यू ये रही। इसका मतलब ये जो वेक्टर आएगा, इतना सा वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर, जिसकी लंबाई कितनी है 1 यूनिट, उसका वैल्यू क्या हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर है ना, तो अगर इसको r वेक्टर बोलते हो बड़े वाले को, r वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप, अगर तुम बोल रहे हो, मतलब इस पूरे लंबे वेक्टर को r वेक्टर इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप बोल रहे हो, तो इसके यूनिट वेक्टर को क्या बोलोगे r कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसके ऊपर भी कैप लग जाती है, मतलब उसकी लेंथ 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन ये x और y की टर्म में क्या लिखूंगा, तो x की वैल्यू आ रही है दैट इज a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो i कैप, प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कौन सी एक्सिस पे, y एक्सिस पे। दोनों का एलसीएम सेम है, तो मैं लिख सकता हूं r कैप इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a i कैप प्लस b j कैप क्या है, r वेक्टर के बराबर है, देयरफॉर r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय, और ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो भाई ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर की ये जो वेक्टर है ये आ गया r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड r। तो हमको हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुमको बोला है डायरेक्टली कि एक r वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप, और बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे r कैप की वैल्यू होगी r वेक्टर अपॉन मॉड r वेक्टर, दैट इज 2i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2i कैप माइनस j कैप डिवाइड बाय रूट 5। डायरेक्ट लिखोगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आज के बाद। ये सिर्फ मैंने डिराइव करके दिखाया पूरा फॉर्मूला, और यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। इस पूरे की लेंथ थी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट हमको चाहिए यूनिट लेंथ, तो ये वाला पॉइंट पता करना है हमको, सो दैट हम वेक्टर बना सके इसका। तो x निकाल दिया, y निकाल दिया बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड उठा करके वैल्यू पुट कर दी इसकी। समझा क्या, ये आ गया फॉर्मूला। अब आज के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला हमको यूज करना है, लिख सकते हैं हम इसको। हाँ भाई, आगे की बात करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। अब बात ये आई कैप, जे कैप और के कैप का मीनिंग क्या था फिर। तो आई कैप का मीनिंग था यूनिट वेक्टर अलोंग, आई कैप इज इक्वल टू, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ, तो आई कैप एक स्पेशल वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सेम जे कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग y axis, and k cap is equal to unit vector along z axis। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में आ गए वेक्टर्स। 2 मिनट रुकना, एक लैपटॉप में क्या हो गई, हाँ चलो। तो यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब कोई पूछता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, तो आंसर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप 1। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स सपोज एक वेक्टर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई कितनी है 1, तो ये पॉइंट कितना होगा 1, 0, 0। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं आई कैप। मतलब एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट की लेंथ का जो वेक्टर है दैट इज नोन एज आई कैप। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट की लेंथ का जो वेक्टर है, मतलब
0, 1, 0 उसको बोलते हैं हम लोग जे कैप। जेड एक्सिस पे 0, 0, 1 इस लेंथ का जो वेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप, दैट इज आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मानो बेटा उसको तुमको किसी ने बोला है एक वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स एक्सिस पे आई कैप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कौन दिखाएगा, आई कैप। कितने का डायरेक्शन तो आई कैप हो गया, बट मैग्नीट्यूड कितने का, 2 का। तो भाई 2 मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस मतलब 2 आई कैप, 3 का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस दैट इज 3 जे कैप, एंड 6 का मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस दैट इज 6 के कैप। तो बेसिकली आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये उनके वैल्यूज है, मतलब उनके कितना मैग्नीट्यूड होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, चलो आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना। तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो यूनिट वेक्टर मेन था हमारा, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, और पोजीशन वेक्टर क्या होती है, और ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर क्या निकालते हैं। काफी लोग को ये सारी चीजें पता होंगी। अब मैं आगे की बात करता हूं, सुनना। नंबर वन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो 3 लॉ है हमारे पास में, सुनना आप। नंबर 1 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या है लॉ, अगर एक वेक्टर ये रहा, दो वेक्टर है हमारे पास में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ दीज आर द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then the third side will represent the resultant। और वेक्टर्स में रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। आई रिपीट, वेक्टर्स में रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then the third side, then the resultant is given by the third side that in opposite order। देखो इनका ऑर्डर सेम है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो उल्टा आएगा, और ये जो थर्ड साइड है दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अगला आता है सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तुम लोगों ने देखो क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, एंड दीज आर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आई रिपीट, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, and these are 2 adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram। अगर ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, तो this will be a plus b वेक्टर। समझे, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है मैथ्स में, इनका डेरिवेशन या फिर इनका वो जो क्या बोलते हैं एंगल, उससे मतलब नहीं है अभी। अगर दो वेक्टर, if these are the adjacent sides of a triangle, then third vector is given by the resultant vector is given by the third side। resultant का मतलब होता है a plus b। If two vectors represent the adjacent sides of a parallelogram, I repeat, 2 vectors represent the adjacent sides of a parallelogram, then the third vector will be, resultant vector will be given by the diagonal, that is a plus b vector। ठीक है, अब आगे की बात कर लेता हूं। एक और होता है हमारे पास में थर्ड, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनना है इसको ध्यान से समझना। लेट्स सपोज एक पॉलीगन में अगर n साइड्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं 10 साइड है एक पॉलीगन में, ठीक है, या मान लेते हैं हेक्सागन है 6 साइड्स हैं, तो अगर 5 साइड्स आपस में ऐसे हैं, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, ठीक है, 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, ये मेरी 5 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द लास्ट साइड। तो ये जो लास्ट साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस, इसको कैसे लिखूं यहाँ पर, इसको मैं लिख रहा हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। जो लास्ट वाली जो साइड है दैट इज सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। आई रिपीट, जैसे कि चेक कर लो ये पॉलीगन लो,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो लास्ट वाली साइड है दैट इज ए प्लस बी। अगर मैं किसी क्वाड्रेटरल की बात करूंगा, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, मींस इसकी जो तीन साइड्स है दीज आर थ्री वेक्टर्स, और एक दूसरे के साथ में ऐसा रेंज है, तो इसकी जो चौथी साइड होगी दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3, मींस if n minus 1 sides represents the if n minus 1 vectors represent the adjacent sides in a particular order, then the nth side will be given, that the nth side will represent the resultant of all these vectors. लिखता हूँ स्टेटमेंट को पूरा, if n minus 1 sides represent vectors in a particular order, particular order का मतलब क्या है कि सबका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, then nth side will represent resultant of all vectors in opposite order में जो nth साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में बताएगी सबका रिजल्टेंट। समझे क्या? तो ये है तुम्हारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसको लिख लो अभी। चलो लिखो जल्दी से। चलो तो अब ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो सुनना अब आगे, मुद्दे की बात पे आता हूं। अब बात करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। समझा क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ही बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने एक वेक्टर दिया तुम लोग को, ध्यान देना आप सभी। R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, ठीक है। और लेट्स सपोज इजी सा देता हूं पहले, R1 वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 0j, R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 3j। देखो मैं सिर्फ 2D के लिए काम कर रहा हूं, अपन जब क्वेश्चन आएंगे तो 3D के लिए सेम काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं अगर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफ पे 3i प्लस 0j मतलब 1 2 3, यहां पे आएगा 3, 0, और R2 वेक्टर मतलब 1 2 3, यहां पे आएगा दैट इज 0, 3। मतलब ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा। तो सिंपल सी बात है, जो थर्ड वेक्टर होगा भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द थर्ड वेक्टर विल बी, ये लंबाई ज्यादा होगी, रुको इतनी कर लो इसको, ठीक है। थर्ड वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ parallelogram. If these are the two adjacent sides of a parallelogram, then this will be diagonal. तो चेक करो, अगर इन दोनों को ऐड किया तुम लोगों ने, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, 3 प्लस 0i 3i, 0 प्लस 3i प्लस 3j, तो चेक करो 3, 3 पॉइंट यहीं पे आएगा, इसके ऊपर और इधर आया ना। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इफ दिस इज ए वेक्टर, सॉरी R1 नाम दिया, दिस इज R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर है, तो दिस विल बी R1 प्लस R2 वेक्टर। समझा क्या सबको? समझा? मीन्स कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट बीच के एंगल पे आएगा कि यहां से यहां सेम एंगल बनाएगा, दैट डिपेंड्स कि भाई x कितना है y कितना है इधर का, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट, ठीक है। तो सुनना है आपने, तो अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तुम लोग को, अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, R1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप
प्लस b1 j कैप, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप, और यहीं पे जाएगा c1 k कैप c2 k कैप। तो कुछ नहीं करना, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 i कैप, b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। और जो इसका डायरेक्शन आएगा वो r1 और r2 का कहीं ना कहीं बीच में होगा। खत्म बात। समझे क्या? समझे? इट्स लाइक अगर ये ग्राफ बना दिया मैंने, एक वेक्टर ये रहा r1 वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा r2 वेक्टर, तो r1 प्लस r2 वेक्टर कहीं तो भी कहाँ आएगा, r1 प्लस r2 वेक्टर इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे की बात करता हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ध्यान देना आपने। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सेम चीज है बिल्कुल। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो करने को तो बिल्कुल सेम चीज है। लेट्स सपोज मैंने बोला r1 वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के, और r2 वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k, और मैंने बोल दिया r1 माइनस r2 वेक्टर करो, r1 माइनस r2। तो 2 में से 3 गया तो माइनस 1i क्या, 2 में से 1 गया तो प्लस j क्या, -1 -2 -3k क्या बन गया तुम्हारा r1 माइनस r2। अगर किसी ने बोला r2 माइनस r1 वेक्टर करो, तो भाई 3 में से 2 गया तो i क्या, 1 में से -2 गया तो माइनस j क्या, 2 में से माइनस ऑफ -1 प्लस 3k क्या। बस इसका अपोजिट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले r1 में से r2 माइनस किया था, अब r2 में से r1 माइनस। बट सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है समझना है आपको सब लोग। इफ लेट्स सपोज मैं डायरेक्टली बोलता हूं, एक वेक्टर है r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, तो r1 माइनस r2 वेक्टर कैन बी रिटन एज r1 प्लस ऑफ माइनस r2 वेक्टर, लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग ग्राफ पे क्या होता है समझना है, सब लोग समझना इस चीज को। लेट्स सपोज मैंने एक बोला r1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 0j कैप, और r2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, सॉरी 0i कैप प्लस 3j कैप। तो तुमने ग्राफ बनाया, r1 वेक्टर है 3i कैप प्लस 0j कैप, तो 3i कैप प्लस 0j कैप, तो ये बन गया 3, यहाँ पे 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 3,0, ये पॉइंट आ गया 0,3। तो ये तुम्हारा पहला वेक्टर r1 वेक्टर, ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर r2 वेक्टर। तो भाई r1 प्लस r2 कितना आएगा, r1 प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप। तो 3,3, तो 3,3 कहीं तो भी यहाँ पे आए, और तुमने बना दिया 3i कैप प्लस 3j कैप। तो ये तो हो गया तुम्हारा r1 प्लस r2। ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात सुनना। अगर मैं बोलूं r1 माइनस r2, तो इसको लिख सकते हैं r1 प्लस ऑफ माइनस r2 वेक्टर। तो चेक करो, अगर r2 वेक्टर ये है तो उसका नेगेटिव कहां की ओर जाएगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसका नेगेटिव बना दोगे। तो r2 का नेगेटिव अगर मैं नीचे की ओर बनाऊंगा तो ऊपर अगर 0,3 था तो नीचे कितना आएगा ये पॉइंट, 0,-3। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, तो चेक करो r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर, तो माइनस ऑफ r2 वेक्टर करो। r1 वेक्टर कितना 3i प्लस 0j, प्लस माइनस ऑफ r2 वेक्टर मतलब 0 प्लस 3i का माइनस करो पहले, प्लस माइनस 0i कैप माइनस 3j कैप। तो 3 प्लस 0 3i कैप, 0 माइनस 3 माइनस 3j कैप आ जाएगा। दैट इज 3, -3 पॉइंट, दिस इज 3, दिस इज -3, दैट इज दिस पॉइंट। मतलब यहां पे कौन सा वाला वेक्टर आ रहा है, ये वाला वेक्टर आ रहा है, हाँ है ना। मींस जब तुम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो दैट इज नथिंग बट पहला वेक्टर, और जो r2 वेक्टर है उसका अपोजिट वेक्टर जो है, r2 वेक्टर है उसका जो अपोजिट वेक्टर जो है, उन दोनों का एडिशन करना बोलते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन। समझे क्या? ठीक है। तो मींस जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नथिंग बट एडिशन, बट किसका, r1 वेक्टर तो वैसे ही रहेगा
और R2 वाले का क्या ले लेंगे, अपोजिट। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब चेक करते हैं क्या ये बात हरदम सही होगी कि दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, हाँ या ना। या फिर रुको, इसको जब मैं डॉट प्रोडक्ट करवा दूंगा तब ये बताऊंगा कि दोनों के बीच का एंगल हरदम 90 डिग्री आएगा, या हरदम के लिए मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अब इतना लिख के रखो। तो लिख लिया सबने। तो आज यहीं पे एंड करते हैं इसको। अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, और उसके बाद में फिर करेंगे एनडीए और एनसीईआरटी के जो ढंग के क्वेश्चन है। इजी वाले क्वेश्चन एक दो बताऊंगा पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और उसके बाद में हम लोग मेन तो फोकस करेंगे एनडीए के क्वेश्चन के। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।